क्या आपको ऐसी मूवी पसंद है जिसमें कोई फोन ना हो, कोई थ्रिल ना हो और एंडिंग भी हो तो भी बोरिंग सा? कभी कभी ऐसी मूवी देखने के बाद ना तो ये फील होता है चलो हमारा पैसा ही बर्बाद हो गया। हाँ दोस्तों, ठीक ऐसे ही होते है जिंदगी, जिसमें हम कुछ रिस्क लेकर अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। लेकिन हमारे जैसा मैक्सिमम लोग ना लाइफ में कुछ रिस्क लेते ही नहीं, जिंदगी को कंफर्ट जोन में रहकर यूं ही गुजार देते हैं, है या नहीं? लेकिन किसी किसी ने जिंदगी का आखिरी सांस तक रिस्क लेते हैं, चाहे उनको सक्सेस मिले या फेल्यूर, और फाइनली वो इंसान ही पूरी हिस्ट्री को ही बदल के रख देते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बातें करेंगे जो लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल ही किए और फाइनली उनको ओल्ड एज में ही सक्सेस मिला और वो एक ऐसी कंपनी खड़ा कर दिए। आज इसका प्रोडक्ट हमारा सबका फेवरेट है। क्या आप कुछ गेस किए? हाँ, वही KFC चिकन। आपको भी पसंद होगा ना? हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लेगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके बहुत सारा शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये था इंडियाना का हेनरीविल शहर के बारे में, जहाँ रहते थे विल्बर डेविड और उनकी वाइफ मार्गरेट। दोस्तों, विल्बर डेविड तो एक फार्मर थे जो अपना ही 80 एकर्स लैंड में खेती करते थे और उसी से मार्गरेट और डेविड अपना शादीशुदा जिंदगी का गुजारा कर लेते थे। दोस्तों, इसी दौरान उनका शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो क्या है ये बदलाव? चलिए आगे जानते हैं। ये था 9 सितंबर 1890। उसी दिन उन दोनों का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया हार्लैंड डेविड सैंडर। दोस्तों, बेटा पैदा होने के बाद दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश हुए और अपनी लाइफ को और स्मूथली आगे बढ़ाए। फिर दोस्तों, समयानुसार उन दोनों का और 2 बच्चे भी पैदा हो गए और धीरे धीरे उनका फैमिली साइज तो बढ़ गया और दोनों हस्बैंड वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गया। वो तो एक तरफ मार्गरेट तो एक स्ट्रिक्ट पेरेंट थी, वो अपने बच्चों को क्रिश्चियन कल्चर के बारे में हमेशा बताती रहती थी और अल्कोहल, टबाको, गैम्बलिंग जैसी बुरी चीज का इविल साइड के बारे में भी वार्न करती रहती थी। और दूसरी तरफ डेविड तो एक लविंग फादर थे जो कि अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक्चुअली दोस्तों, ऐसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पता नहीं इसी खुशी में किसी का नजर जैसा लग गया, क्योंकि 1895 में जबकि डेविड सैंडर सिर्फ 5 साल का ही थे, तब उनका फादर का डेथ हो गया और ऐसे लगा उनका पापा की डेथ के बाद उनका लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। और उनकी मॉम, जो कि हमेशा घर में रहकर बच्चों का केयर करती थी, वो अभी टमाटो कैनरी में काम करने लगे और डेविड के ऊपर अपनी सिबलिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया, क्योंकि जब उनके मॉम बाहर काम करने के लिए जाते थे तब सैंडर ने अपनी भाई बहन का ख्याल रखते थे और उनके लिए खाना भी बना रहे थे। इसीलिए तो सिर्फ 7 साल के उम्र में ही सैंडर ने खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ साल गुजरने के बाद सैंडर की मॉम मार्गरेट ने दूसरी शादी कर लिए, लेकिन वो शादी भी ना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, क्योंकि साल 1900 में जब कि सैंडर ने सिर्फ 10 साल का ही थे, तब उनका सेकंड हस्बैंड का डेथ हो गया और तब से सैंडर ने खेती में काम करने लगे। फिर साल 1902 में सैंडर की मॉम ने तीसरी शादी कर ली। अब जो कि सैंडर का स्टेप फादर थे, वो भी सैंडर को बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। इसीलिए तो साल 1903 में जबकि सैंडर सिर्फ 7th ग्रेड में ही थे, तब से वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए और खेती में काम करने लगे। फिर दोस्तों, सिर्फ 13 साल के उम्र में ही सैंडर ने अपना घर छोड़ दिए और कुछ और जॉब्स भी करने लगे। फिर 14 साल के उम्र में सैंडर ने साउदर्न इंडियाना को शिफ्ट हो गए, जहां वो एक फार्मलैंड में फार्मिंग करने लगे। ऐसे ही दोस्तों, सैंडर ने
रोजी रोटी के लिए यहाँ घूमे वहाँ घूमे, बहुत जगह घूमे और बहुत मेहनत भी किए, क्योंकि ये बोला जाता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से, ख्वाब सच नहीं बनते खाली इन बातों से। ऐसे ही दोस्तों 1906 में जबकि सैंडर ने सिर्फ 16 साल का ही थे, तब वो अपनी मॉम से परमिशन लेकर साउदर्न इंडियाना छोड़ दिए और वो अपनी अंकल के साथ रहने आ गए न्यू अल्बनी इंडियाना में। वहाँ सैंडर के अंकल ने एक स्ट्रीट कार कंपनी में काम करते थे, इसीलिए तो सैंडर को वहाँ एक कंडक्टर जॉब मिल गया। लेकिन सैंडर उस जॉब में भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। फिर सैंडर ने अपना डेट ऑफ बर्थ को मैनिपुलेट करके अक्टूबर 1906 में यूएस आर्मी में ज्वाइन हो गए और वहाँ अच्छा काम करने के वजह से उनको क्यूबन पेसिफिकेशन मेडल भी मिला। फिर दोस्तों वो 1907 में आर्मी का सर्विस कंप्लीट करके वापस लौट आए। और दोस्तों आर्मी का सर्विस कंप्लीट करने के बाद सैंडर के पास कोई जॉब नहीं था। वो तो ऐसे फील करने लगे जैसे कि लाइफ इज नथिंग बट एन एम्प्टी ड्रीम। और उसी एम्प्टी ड्रीम के साथ वो शेफील्ड अल्बाना चले आए, जहाँ उनका अंकल रहते थे। और वहाँ आने के बाद वो जब अपना भाई क्लैरेंस को वहाँ देखे तो वो बहुत शॉक हो गए, क्योंकि क्लैरेंस भी अपना स्टेप फादर की वजह से घर छोड़ दिया था। सब कुछ जानने के बाद भी सैंडर ने अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाए। वो सिर्फ अपना रोजी रोटी ढूंढने के लिए निकल पड़े और फाइनली वो साउदर्न रेलवे वर्कशॉप में एक ब्लैकस्मिथ का हेल्पर के रूप में काम किए। दोस्तों वहाँ 2 मंथ्स काम करने के बाद भी वो नॉर्दर्न अल्बामा चले आए और ट्रेन का आसपान क्लीन करने लगे। फिर हार्लैंड सैंडर को एक फायरमैन का जॉब तो मिल गया, लेकिन वो जॉब में भी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, क्योंकि वो अपने बॉस के साथ लड़ाई के वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो फिर से जॉबलेस हो गए और फाइनली नॉर्फॉक वेस्टर्न रेलवे में लेबर का काम भी करने लगे। दोस्तों इसी दौरान सैंडर का जोसेफिन के साथ मुलाकात हुआ और वो मुलाकात कब मोहब्बत में बदल गया उनको खुद को भी नहीं पता। फाइनली 15 जून 1909 में जोसेफिन और सैंडर ने शादी रचाए और उसी शादी से उनको 3 बच्चे भी हुए। दोस्तों अब लगता है ना हार्लैंड सैंडर का लाइफ ही सेट हो गया, लेकिन वो वाला एक लेबर से केएफसी का फाउंडर कैसे बन गए, चलिए आगे जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों सैंडर के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट भी था, इसके वजह से उनको सेंट्रल रेलवे इलिनॉय में फायरमैन का जॉब में मिल गया। और दोस्तों साथ ही साथ सैंडर ने लासेल एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस लॉ भी किए। पर दोस्तों कुछ दिन के बाद सैंडर ने अपना कलीग के साथ लड़ाई के वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। एक तरफ तो जॉब चला गया और दूसरी तरफ जोसेफिन ने अपने बच्चे को लेकर अपनी मायके चले गए और फिर से जिंदगी की राहों में हार्लैंड सैंडर ने अकेले पड़ गए। दोस्तों इन सब के बावजूद भी हार्लैंड सैंडर ने लाइफ को रिस्टार्ट करने का डिसीजन लिए और लिटिल रॉक में लॉ प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों इसी लॉ प्रोफेशन से उनको बहुत ज्यादा अच्छा कमाई भी हुआ, लेकिन क्या हुआ पता है, एक दिन कोर्ट रूम में खुद की क्लाइंट के साथ उनका लड़ाई की वजह से अपना खुद का रेपुटेशन ही चला गया और साथ ही साथ उनका लॉ कैरियर का द एंड हो गया। दोस्तों इसी तरह जिंदगी के जोंग से बार बार ठोकर खा के हार्लैंड सैंडर ने वापस अपना मॉम का याद किए और हेनरीविल आ गए अपनी मॉम के साथ रहने के लिए, क्योंकि मदर्स होम इज द सेफेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड। और इसी दौरान वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड में लेबर के रूम पर भी काम किए। दोस्तों ऐसे ही तरह तरह की जॉब करने के बाद 1920 में हार्लैंड सैंडर ने एक फेरी बोट कंपनी का एस्टेब्लिश किया, जो कि ओयो रिवर में बोट ऑपरेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों हार्लैंड सैंडर ने खुद की ही कंपनी में सैलरी बेसिस में सेक्रेटरी का जॉब किए और कुछ दिन के बाद उनका जो माइनॉरिटी शेयर था उनको बेच दिए और इससे उनको $22,000 मिला, जिस पैसा को लेकर वो एसिटिलीन लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिए।
और हमेशा की तरह वो वेंचर भी फेल हो गया। दोस्तों, इसी तरह बार बार फेल्यूर के बाद वो फाइनली विंस्टर केंटकी पहुंच गए और वहां मिशेलिन टायर कंपनी में एक सेल्समैन का जॉब किए। लेकिन साल 1924 में जब मिशेलिन का न्यू जर्सी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गया, तब हार्लैंड सैंडर का जॉब भी चला गया और इसके बाद सैंडर ने न्यू अपॉर्चुनिटी का तलाश किए और फाइनली साल 1930 में सेल ऑयल कंपनी ने नॉर्थ कॉर्बिन केंटकी में एक रेंट फ्री सर्विस स्टेशन ओपन करने का सैंडर को ऑफर दिए, जिसके बदले में सैंडर ने सिर्फ अपना सेल का कुछ परसेंटेज ही कंपनी को देना पड़ेगा। दोस्तों, इसी ऑफर को सैंडर ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिए और तब से वो अपना क्वार्टर के साइड में ही लोगों को चिकन डिशेस, कंट्री हाम एंड स्टेक्स सर्व करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों ने सैंडर का रेसिपी को पसंद करने लगे और उनका लोकल पॉपुलैरिटी भी बढ़ गया। पॉपुलैरिटी के साथ वो कंपटीशन में भी आ गए, क्योंकि मार्ट स्टेवर्ट नाम का एक आदमी के साथ सैंडर का तगड़ा कंपटीशन भी हुआ। लेकिन दोस्तों, उस कंपटीशन वाला चैप्टर में उनका बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। चलिए आगे जानते हैं क्या है ये ट्विस्ट। चलिए दोस्तों, कुछ दिन के बाद मार्ट स्टेवर्ट ने एक सेल एम्प्लॉय का मर्डर कर दिए और उसके वजह से वो जेल भी गए। तो तब से सैंडर का कॉम्पिटिटर ही खत्म हो गए और वो केंटकी का मार्केट को इजीली कैप्चर भी कर पाए। ऐसे ही दोस्तों, धीरे धीरे केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। इसीलिए तो 1935 में केंटकी गवर्नर रूबी लाफन ने सैंडर को कोलोनेल अवार्ड दिए और इसके बाद हार्लैंड सैंडर ने कोलोनेल सैंडर के हिसाब से पॉपुलर हो गए। दोस्तों, धीरे धीरे कोलोनेल सैंडर ने अपना बिजनेस को ग्रो करने लगे और आसेविल नॉर्थ कॉर्बिन में एक मोटेल खरीद लिए। लेकिन दोस्तों, इस उतार चढ़ाव वाला जिंदगी में कोलोनेल सैंडर के सामने और एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। तो क्या है ये चैलेंज, चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली 1939 में कोलोनेल का मोटेल फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कि उनका सपना ही खत्म हो गया। लेकिन ये सब के बावजूद भी कोलोनेल सैंडर ने हार नहीं माने और वो फिर से 140 सीट वाला एक रेस्टोरेंट बिल्ड किए। और दोस्तों, जुलाई 1940 में हार्लैंड सैंडर ने अपना फ्राइंग चिकन का सीक्रेट रेसिपी फाइनलाइज किए। दोस्तों, अब आपको लगता है ना कि कोलोनेल सैंडर को पूरी सक्सेस मिल गया, लेकिन नहीं। चलिए आगे देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। एक्चुअली दोस्तों, साल 1941 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंटर किया, तब यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इसी दौरान कोलोनेल सैंडर को अपना आसेविल मोटेल को बंद करने पड़ा और वो गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस वर्क में कैफेटेरिया रन करने लगे। फिर दोस्तों, साल 1942 में वो अपना आसेविल बिजनेस को बेच दिए। फिर दोस्तों, ऐसे ही कुछ साल गुजरने के बाद साल 1947 में कोलोनेल सैंडर ने जोसेफिन को डिवोर्स कर दिए और साल 1949 में वो क्लाउडिया के साथ शादी रचाए। फिर दोस्तों, क्लाउडिया के सपोर्ट में साल 1950 में कोलोनेल सैंडर ने अपना KFC बिजनेस का फिर से शुरुआत किए। दोस्तों, ऐसे ही KFC बिजनेस को कुछ दिन चलाने के बाद साल 1952 में कोलोनेल सैंडर ने अपना KFC रेसिपी को पेट हरमन नाम का एक साउथ सॉल्ट लेक रेस्टोरेंट ऑपरेटर के साथ फ्रेंचाइजी किए और उसी फ्रेंचाइजी रेसिपी के साथ उस रेस्टोरेंट ओनर का सेल्स 75% इंक्रीज हो गया। दोस्तों, ऐसे ही वो धीरे धीरे फ्रेंचाइजी का बिजनेस को ग्रो करने लगे। लेकिन दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी का सक्सेस के बाद भी नॉर्थ कॉर्बिन रेस्टोरेंट को कोलोनेल सैंडर ने $105 में बेच दिए। और दोस्तों, साल 1959 में जबकि सैंडर ने 69 एज में पहुंच चुके थे, तब वो एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन किए, अपना KFC बिजनेस को रिस्टार्ट किए। KFC का रैपिड एक्सपेंशन के बाद उसका ब्रांच UK, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, जमाइका तक फैल गया। सही दोस्तों,
जब KFC बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा तब साल 1964 में जबकि सैंडर ने 73 एज में पहुंच चुके थे तब वो KFC को $2 मिलियन से बेच दिए और वो हमेशा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम किए। सही दोस्तों, KFC धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से KFC का एनुअल रेवेन्यू $6.8 बिलियन से भी ज्यादा है। ऐसे ही दोस्तों, KFC आज पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन है और जिसका एग्जिस्टेंस 150 कंट्रीज में है। दोस्तों, ये तो था KFC का सक्सेस स्टोरी जो कि कोलोनल सैंडर का फाइटिंग स्पिरिट और डिटर्मिनेशन का रिजल्ट है। दोस्तों, इस स्टोरी को यहाँ पे खत्म करते करते एक बात तो मैं जरूर बोलूंगी, सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। दोस्तों, अगर आज का कहानी आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। अभी तक आप इनसाइड लिगासी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।